अध्याय 21। यातना का गांव। जैसे जैसे नाविकों का छोटा दल घने जंगल में जेन पोर्टर के संकेतों की खोज में आगे बढ़ता गया, उनके प्रयास की निरर्थकता अधिकाधिक स्पष्ट होती गई। लेकिन बूढ़े व्यक्ति का दुख और युवा अंग्रेज की निराश आंखों ने दयालु डी अर्नोट को पीछे मुड़ने से रोक दिया। उसने सोचा कि उसके शरीर या उसके अवशेषों को खोजने की बहुत कम संभावना हो सकती है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसे किसी शिकारी जानवर ने खा लिया होगा। उसने अपने आदमियों को उस जगह से एक झड़प रेखा में तैनात किया जहां एस्मेरिल्डा को पाया गया था, और इस विस्तारित गठन में वे उलझी हुई लताओं और लताओं के बीच से पसीना बहाते और हाँफते हुए आगे बढ़े। ये धीमी गति का काम था। नून ने उन्हें कुछ मील अंदर की ओर पाया। फिर वे थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके, और थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उनमें से एक आदमी ने एक अच्छी तरह से चिन्हित निशान पाया। यह एक पुराना हाथी मार्ग था, और प्रोफेसर पोर्टर और क्लेटन से परामर्श करने के बाद डी अर्नोट ने इसका अनुसरण करने का निर्णय लिया। रास्ता जंगल के बीच से उत्तर पूर्व दिशा में घुमावदार था और सेना एक पंक्ति में आगे बढ़ रही थी। लेफ्टिनेंट डी अर्नोट आगे चल रहे थे और तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि रास्ता अपेक्षाकृत खुला था। उनके ठीक पीछे प्रोफेसर पोर्टर आए, लेकिन चूंकि वे युवा व्यक्ति के साथ तालमेल नहीं बना पाए, इसलिए डी अर्नोट 100 गज आगे थे, जब अचानक आधा दर्जन अश्वेत योद्धा उनके चारों ओर खड़े हो गए। जब काले लोग डी अर्नोट की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपने दस्ते को चेतावनी देते हुए आवाज लगाई, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी रिवॉल्वर निकाल पाते, उन्हें पकड़ लिया गया और जंगल में खींच लिया गया। उसकी चीख सुनकर नाविक घबरा गए और उनमें से एक दर्जन नाविक प्रोफेसर पोर्टर को पीछे छोड़ते हुए अपने अधिकारी की सहायता के लिए आगे बढ़े। वे उसके चिल्लाने का कारण नहीं जानते थे, केवल इतना जानते थे कि यह आगे आने वाले खतरे की चेतावनी थी। वे उस स्थान से भागे थे जहां डी अर्नोट को पकड़ा गया था, जब जंगल से फेंके गए एक भाले ने उनमें से एक को घायल कर दिया था, और फिर उन पर तीरों की बौछार हो गई थी। अपनी राइफलें उठाकर उन्होंने उस दिशा में झाड़ियों में गोलियां चलाईं जिधर से मिसाइलें आई थीं। इस समय तक पार्टी का संतुलन मजबूत हो चुका था, और छिपे हुए दुश्मन पर लगातार गोलियां चलाई जा रही थीं। ये गोलियां ही थीं जिन्हें टार्जन और जेन पोर्टर ने सुना था। लेफ्टिनेंट शार्पेंटियर, जो सेना की पिछली पंक्ति में थे, अब दौड़ते हुए घटनास्थल पर आए और घात के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने अपने पीछे आने का आदेश दिया और उलझी हुई वनस्पतियों में घुस गए। कुछ ही देर में वे मबोंगा के गांव के 50 अश्वेत योद्धाओं के साथ हाथापाई की लड़ाई में उलझ गए। तीर और गोलियां तेजी से चल रही थीं। विचित्र अफ्रीकी चाकुओं और फ्रांसीसी बंदूक के बटों के बीच क्षण भर के लिए भयंकर और खूनी द्वंद्व युद्ध हुआ, लेकिन जल्द ही मूल निवासी जंगल में भाग गए और फ्रांसीसी लोगों को अपने नुकसानों को गिनने के लिए छोड़ दिया। 20 में से 4 लोग मर चुके थे, 1 दर्जन अन्य घायल हो गए थे, और लेफ्टिनेंट डी अर्नोट लापता था। रात तेजी से गिर रही थी, और उनकी परेशानी दोगुनी हो गई जब वे हाथी के उस रास्ते को भी नहीं खोज पाए जिसका वे अनुसरण कर रहे थे। अब बस एक ही काम था, दिन निकलने तक वहीं डेरा जमाए रखना। लेफ्टिनेंट चारपेंटियर ने आदेश दिया कि एक जगह साफ कर दी जाए और डेरे के चारों ओर झाड़ियों का एक गोलाकार घेरा बना दिया जाए। ये काम अंधेरा होने के काफी समय बाद ही पूरा हुआ, क्योंकि लोगों ने काम करने के लिए रोशनी पाने के लिए मैदान के बीचों बीच एक बड़ी आग जलाई। जब जंगली जानवरों और बर्बर लोगों के हमले से सब कुछ यथासंभव सुरक्षित हो गया, तो लेफ्टिनेंट चारपेंटियर ने छोटे से शिविर के चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए और थके मांदे और भूखे लोग सोने के लिए जमीन पर लेट गए। घायलों की कराहें, शोर और आग की रोशनी से आकर्षित हुए बड़े जानवरों की दहाड़ और गुर्राहट के साथ मिलकर थकी हुई आंखों से नींद को दूर रखती थीं, सिवाय इसके कि यह सबसे ज्यादा अनियमित रूप में होती थी। यह एक उदास और भूखा समूह था जो लंबी रात में सुबह होने की प्रार्थना करते हुए लेटा रहा। जिन अश्वेतों ने डी अर्नोट को पकड़ लिया था, उन्होंने उसके बाद होने वाली लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि अपने कैदी को जंगल में कुछ दूर तक घसीटा और फिर उस स्थान से आगे निकल गए जहां उनके साथी लड़ाई में शामिल थे। वे उसे तेजी से आगे ले गए। लड़ाई की आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं क्योंकि वे प्रतियोगियों से दूर जा रहे थे,
जब तक कि अचानक डी अर्नोट के सामने एक अच्छी खासी जगह दिखाई नहीं दी, जिसके एक छोर पर छप्पर और बाढ़ से घिरा एक गांव खड़ा था। अब शाम हो चुकी थी, लेकिन द्वार पर खड़े पहरेदारों ने तीनों को आते हुए देख लिया और द्वार पर पहुंचने से पहले ही उनमें से एक को कैदी के रूप में पहचान लिया। बाड़ी के भीतर चीख पुकार मच गई। महिलाओं और बच्चों का एक बड़ा समूह पार्टी से मिलने के लिए बाहर आया। और फिर फ्रांसीसी अधिकारी के लिए सबसे भयानक अनुभव शुरू हुआ जो मनुष्य पृथ्वी पर अनुभव कर सकता है, एक श्वेत कैदी का अफ्रीकी नरभक्षियों के गांव में स्वागत। उनकी क्रूर बर्बरता की राक्षसीता के साथ साथ बेल्जियम के कट्टर पाखंडी लियोपोल्ड द्वितीय के श्वेत अधिकारियों द्वारा उन पर और उनके परिवार पर किए गए और भी क्रूर बर्बरता की मार्मिक स्मृति भी थी, जिसके अत्याचारों के कारण वे कांगो मुक्त राज्य से भाग गए थे, जो कि एक समय में एक शक्तिशाली जनजाति के दयनीय अवशेष थे। वे डी अर्नोट पर बुरी तरह टूट पड़े, उसे डंडों और पत्थरों से पीटते रहे और पंजे जैसे हाथों से उसे नोचते रहे। उसके कपड़ों का हर निशान फाड़ दिया गया और बेरहमी से उसके नंगे और कांपते शरीर पर वार किए गए। लेकिन एक बार भी फ्रांसीसी व्यक्ति दर्द से चिल्लाया नहीं। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि उसे जल्द से जल्द इस यातना से मुक्ति मिले। लेकिन जिस मौत के लिए उसने प्रार्थना की थी, वह इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। जल्द ही योद्धाओं ने महिलाओं को उनके कैदी से दूर कर दिया। उसे इससे भी बढ़िया खेल के लिए बचाया जाना था, और उनके क्रोध की पहली लहर शांत होने के बाद उन्होंने उसे ताने मारने, अपमानित करने और उस पर थूकने से खुद को संतुष्ट कर लिया। कुछ ही देर में वे गांव के बीचों बीच पहुंच गए। वहां डी अर्नोट को उस बड़े खंभे से सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया था, जहां से आज तक किसी जीवित व्यक्ति को मुक्त नहीं किया गया था। कई महिलाएं बर्तन और पानी लाने के लिए अपनी झोपड़ियों में चली गईं, जबकि अन्य ने आग की एक पंक्ति बनाई जिस पर दावत के कुछ हिस्से को उबाला जाना था, जबकि शेष को भविष्य में उपयोग के लिए धीरे धीरे पट्टियों में सुखाया जाना था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अन्य योद्धा कई कैदियों के साथ वापस आएंगे। श्वेत पुरुषों के साथ झड़प में शामिल होने के लिए बचे हुए योद्धाओं की वापसी की प्रतीक्षा में उत्सव में देरी हुई, इसलिए जब सभी गांव में थे तब तक काफी देर हो चुकी थी और मौत का नृत्य अभिशप्त अधिकारी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। दर्द और थकावट से आधी बेहोशी की हालत में डी अर्नोट अपनी आधी बंद पलकों के नीचे से देख रहा था, जो कि प्रलाप की स्थिति या कोई भयंकर दुर्स्वप्न प्रतीत हो रहा था, जिससे उसे शीघ्र ही जाग जाना था। रंग से रंगे हुए पार्श्विक चेहरे, विशाल मुंह और लटकते हुए होंठ, पीले दांत, तीखे तराशे हुए घूमती हुई राक्षसी आंखें, चमकते हुए नग्न शरीर, क्रूर भाले। निश्चित रूप से पृथ्वी पर ऐसे कोई प्राणी वास्तव में मौजूद नहीं थे, वह वास्तव में सपना देख रहा होगा। क्रूर चक्करदार शरीर उसके करीब आ गए। अब एक भाला उछला और उसके हाथ को छू गया। तेज दर्द और गर्म टपकते खून के एहसास ने उसे उसकी निराशाजनक स्थिति की भयानक वास्तविकता का भरोसा दिलाया। एक और भाला और फिर एक और भाला उसे छू गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दांतों को मजबूती से पकड़ लिया। वह चिल्ला नहीं सका। वह फ्रांस का एक सैनिक था और वह इन जानवरों को सिखाता था कि एक अधिकारी और एक सज्जन की मृत्यु कैसे होती है। टार्ज़न ऑफ द एप्स को उन दूर की तस्वीरों की कहानी का अनुवाद करने के लिए किसी दुभाषिए की जरूरत नहीं थी। जेन पोर्टर के चुंबनों की गर्माहट अभी भी उसके होठों पर थी और वह अविश्वसनीय तेजी से जंगल के पेड़ों के बीच से होते हुए सीधे मबोंगा गांव की ओर बढ़ रहा था। उसे मुठभेड़ की जगह में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगी। जो लोग मारे गए थे उनकी वो मदद नहीं कर सकता था, जो बच गए थे उन्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। वो उन लोगों के पास जल्दी से गया जो न तो मारे गए थे और न ही बच गए थे, और वह जानता था कि वो उन्हें मबोंगा गांव के केंद्र में स्थित बड़ी चौकी के पास पालेगा। टार्ज़न ने कई बार मबोंगा के काले छापामार दलों को कैदियों के साथ उत्तर की ओर से लौटते देखा था, और हमेशा वही दृश्य उस भयावह खंभे के चारों ओर अनेक आग की चमकती रोशनी के नीचे घटित होते थे। वह ये भी जानता था कि वे अपने कब्जे के शैतानी उद्देश्य को पूरा करने में बहुत कम समय गंवाते हैं। उसे संदेह था कि वह बदला लेने से ज्यादा कुछ करने के लिए समय पर पहुंच पाएगा। वह तेजी से आगे बढ़ता गया।
रात हो चुकी थी और वह ऊपरी छत पर चढ़ता गया, जहां खूबसूरत उष्णकटिबंधीय चांद पेड़ों की कोमल लहराती शाखाओं के बीच से गुजरते रास्ते को रोशन कर रहा था। कुछ देर बाद उसे दूर से आग की एक किरण दिखाई दी। यह उसके रास्ते के दाईं ओर थी। यह शायद उस कैंप की आग की रोशनी होगी जिसे दो लोगों ने हमला होने से पहले जलाया था। टार्जन को नाविकों की मौजूदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। टार्जन को जंगल के बारे में इतना पता था कि वह अपने रास्ते से नहीं हटा, बल्कि आधे मील की दूरी पर उस चमकती हुई रोशनी को पार कर गया। ये फ्रांसीसियों का कैंप फायर था। कुछ ही मिनटों में टार्जन मबोंगा के गांव के ऊपर पेड़ों पर चढ़ गया। वो बहुत देर से नहीं आया था, या क्या वह था? वह नहीं बता सकता था। खंभे पर लटका हुआ व्यक्ति बहुत शांत था, फिर भी काले योद्धा उसे चुभ रहे थे। टार्जन उनके रीति रिवाजों को जानता था। मौत का वार नहीं हुआ था। वह लगभग 1 मिनट में बता सकता था कि नृत्य कहाँ तक पहुँच गया था। अगले ही क्षण मबोंगा का चाकू पीड़ित के एक कान को काट देता। यह अंत की शुरुआत होती, क्योंकि कुछ ही देर बाद केवल कटे फटे मांस का एक ढेर ही शेष रह जाता। उसमें जीवन तो रहेगा, लेकिन तब मृत्यु ही एकमात्र दान होगा जिसकी उसे लालसा होगी। खंभा सबसे पास के पेड़ से 40 फीट की दूरी पर था। टार्जन ने अपनी रस्सी लपेटी। तभी अचानक नाचते हुए राक्षसों की भयानक चीखों के ऊपर बंदर आदमी की भयानक चुनौती उभरी। नर्तकियां रुक गईं मानो वे पत्थर बन गई हों। रस्सी गाते हुए अश्वेतों के सिर के ऊपर से गुजर रही थी। कैंप की आग की चमकती रोशनी में वह बिल्कुल अदृश्य थी। डी अर्नोट ने अपनी आंखें खोलीं। एक विशालकाय अश्वेत व्यक्ति, जो उसके ठीक सामने खड़ा था, पीछे की ओर झपटा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे गिरा दिया हो। संघर्ष करते और चीखते हुए उसका शरीर इधर उधर लुढ़कता हुआ पेड़ों के नीचे की छाया की ओर तेजी से बढ़ गया। अश्वेत लोग अपनी आंखें भय से बाहर निकालकर मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। पेड़ों के नीचे पहुंचते ही शव सीधा हवा में उठ गया और जैसे ही वह ऊपर के पत्तों में गायब हो गया, भयभीत नीग्रो लोग डर से चीखते हुए गांव के द्वार की ओर पागलों की तरह दौड़ने लगे। डी अर्नोट अकेला रह गया। वो एक बहादुर आदमी था, लेकिन जब वह अजीब चीख हवा में उठी तो उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर छोटे छोटे बाल खड़े होते महसूस किए थे। जैसे ही काले रंग का ऐंठता हुआ शरीर, मानो अलौकिक शक्ति से, जंगल की घनी पत्तियों में उड़ गया। डी अर्नोट ने अपनी रीढ़ की हड्डी में बर्फीली सिहरन महसूस की, मानो मौत एक अंधेरी कब्र से निकलकर आई हो और उसके शरीर पर अपनी ठंडी और नम उंगली रख दी हो। जब डी अर्नोट उस स्थान पर नजर रख रहा था जहां शव पेड़ में घुसा था, तो उसने वहां हलचल की आवाजें सुनी। शाखाएं ऐसे हिल रही थीं मानो किसी मनुष्य के शरीर के भार के नीचे हो। एक जोरदार धमाका हुआ और वह काला आदमी फिर से धरती पर गिर पड़ा। जहां वह गिरा था, वहीं चुपचाप लेट गया। उसके तुरंत बाद एक सफेद शरीर आया, लेकिन ये सीधा नीचे उतरा। डी अर्नोट ने देखा कि एक साफ सुथरे हाथ पैरों वाला विशालकाय युवा छाया से आग की रोशनी में निकलकर तेजी से उसकी ओर आ रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कौन हो सकता है? निस्संदेह यातना और विनाश का कोई नया प्राणी। डी अर्नोट प्रतीक्षा करता रहा। उसकी आंखें आगे बढ़ते हुए आदमी के चेहरे से कभी नहीं हटीं। न ही दूसरे की स्पष्ट आंखें डी अर्नोट की स्थिर निगाह के नीचे डगमगाईं। डी अर्नोट आश्वस्त तो थे, लेकिन अभी भी बहुत अधिक आशा नहीं थी। हालांकि उन्हें लगा कि वह चेहरा एक क्रूर हृदय को नहीं छुपा सकता। बिना कुछ कहे वानरों के टार्जन ने फ्रांसीसी को जकड़ने वाली बेड़ियां काट दीं। पीड़ा और खून की कमी से कमजोर होकर वह गिर जाता, लेकिन उसे मजबूत हाथ ने पकड़ लिया। उसे लगा कि वह जमीन से ऊपर उठ गया है। उसे उड़ने जैसा एहसास हुआ और फिर वह बेहोश हो गया।